अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार कहानी। मैंने दीवान नकवी की तरफ देखते हुए पूछा, आखिर इसमें खास बात क्या है? दीवान नकवी को मेरे वालिद साहब ने मुलाजमत पर रखा था। दीवान बोला, जनाब, ये एक ऐसी हवेली बल्कि शानदार महल है कि आप इसके मालिक होने पर फख्र महसूस करेंगे। कोई जवाब देने की बजाय मैं दीवान की तरफ देखता रहा। इसने एक उम्र मेरे वालिद की खिदमत में गुजारी थी और अब ये मेरी खिदमत कर रहा था। इसके चेहरे के नकूश धुंधलाए हुए थे, आंखें सूनी सूनी बुझी बुझी सी थीं, लेकिन बातें बहुत सलीके की किया करता था। इसमें ईमानदारी के साथ साथ मामला फहमी भी थी। गर्ज के वो बहुत अच्छा इंसान था। 3 माह पहले मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। उनकी रहलत के बाद सारी जिम्मेदारियां मेरे हिस्से में आईं, जबकि अब तक मैंने बड़ी गैर जिम्मेदाराना जिंदगी गुजारी थी। एडवेंचर, सियाहत, तफरीह, मौज मस्ती और न जाने क्या कुछ मेरी जिंदगी में शामिल था। वालिद साहब के इंतकाल के बाद पता चला कि मैं तो करोड़ों की जायदाद का अकलौता वारिस हूँ। एक फैला हुआ कारोबार है, बेहिसाब जमीनें, और आज तो दीवान साहब किसी हवेली या महल के बारे में बता रहे थे कि वो भी मेरे वालिद साहब ही की मलकियत है। वैसे ये महल कहाँ है, कितनी दूर है? शादाबपुर के रेलवे स्टेशन से एक सड़क नोगरा तक जाती है। उस सड़क पर से दाएं हाथ का रास्ता आपके महल तक जाता है। पर दीवान साहब, आप बता सकते हैं कि वो महल जो इतनी दूर है क्यों खरीदा गया? इतने वीराने में कोई महल खरीदने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसके आसपास के मनाजिर बहुत खूबसूरत और दिलफरेब हैं आजाद साहब। दूर दूर तक फैला हुआ सरसब्ज मैदान है, एक खूबसूरत झील और महल का पाए बाग। पहले तो वहाँ कोई आबादी नहीं थी, लेकिन अब वहाँ से कुछ फासले पर एक छोटा सा गांव भी आबाद है जिसका नाम शाहपुर है। वो गांव हुसैन शाह नाम के किसी आदमी ने आबाद किया था, इसलिए गांव का नाम भी शाहपुर रख दिया गया। वहाँ की आबो हवा भी सेहत के लिए बड़ी फरहत बख्श है। अच्छा, ये मुझे बताएं नकवी साहब कि इस महल की निगरानी के क्या इंतजामात हैं? इसकी देखभाल के लिए कोई सर्वेंट रखा है या नहीं? कुछ भी नहीं। बात यह है कि इस महल के बारे में कुछ अजीब रवायतें हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन रवायतों कहानियों की क्या नोयत हो सकती है, यानी जिन, भूत, प्रेत वगैरह। ओह, सच में? बहुत खूब दीवान साहब, ये बात आपने काम की बताई है। मुझे तो इस किस्म की बातों से हमेशा दिलचस्पी रही है। मेरा मिजाज भी कुछ ऐसा ही है, लिहाजा अब तो मैं इस महल को जरूर देखने जाऊंगा। मुझे मालूम था आजाद साहब कि आप यही कहेंगे, क्योंकि आपके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन मैं ये मशवरा नहीं दूंगा। हो सकता है कि इन कहानियों में कोई हकीकत ना हो, लेकिन बेहतर यही है कि एहतियात की जाए। एहतियात लाजमी शर्त है ना? आप ये छोड़ें दीवान साहब, आप बस इतना बताएं कि वहाँ महल की देखभाल के लिए कोई सर्वेंट है? इतने बड़े महल की देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए ना? हाँ, क्यों नहीं। ऐसा भी नहीं है कि हमने इसे यूं ही छोड़ दिया है। इस गांव में एक शख्स है जो कभी कभी इस महल को जाकर देखता है। महल की तमाम चाबियां वगैरह इसी के पास है। क्या नाम है उसका? नसीरुद्दीन नाम है। ओके दीवान साहब, मैं इस महल को देखने जा रहा हूँ। ठीक है आजाद साहब, मैं इंतजामात करवाए देता हूँ आपके जाने के लिए। फिर 2 दिनों बाद मैं शादाबपुर के रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। मेरे पास एक सूटकेस था। शादाबपुर का स्टेशन बहुत छोटा था। मेरे साथ और भी कुछ लोग उतरे थे। स्टेशन की इमारत से बाहर कुछ तांगे खड़े थे जो मुसाफिरों को मुकामी आबादियों तक पहुंचा दिया करते थे। मैंने भी एक तांगा पकड़ लिया। कहाँ जाने का है बाबूजी? कोचवान ने मेरा सूटकेस तांगे में रखते हुए कहा। शाहपुर, मुझे वहां नसीरुद्दीन के घर जाना है। ठीक है बाबूजी, आपको उसके दरवाजे पर उतार देंगे, उसने घोड़े की लगामें संभालते हुए कहा। मैं तांगे की बैक साइड नशिस्त पर बैठ गया। फिर जब तांगा नोगरा वाली सड़क पर चलते चलते दाएं तरफ वाले रास्ते पर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। दीवान साहब ने वाकई इस इलाके की तारीफ में मुबालगा राय नहीं की थी। ये वाकई बहुत खूबसूरत इलाका था।
मैंने अगरचे अभी तक वो महल नहीं देखा था, लेकिन इस इलाके की खूबसूरती को देखते हुए इसी वक्त ये फैसला कर लिया कि इस महल को फरोख्त कभी नहीं करूंगा। ये इलाका आराम और सुकून से रिहाइश के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। ताहम काफी देर के बाद तांगा नसीरुद्दीन के घर के ऐन दरवाजे के सामने रुक गया। ये गांव भी बहुत खूबसूरत और साफ सुथरा था। मैंने तांगे वाले को रुखसत किया और घर के दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों के बाद एक उधेड़ उम्र शख्स ने दरवाजे को खोला। उसने सब्ज रंग की पगड़ी बांध रखी थी। सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। जी फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मैं खान रज़ाक का बेटा हूँ। मेरा नाम आजाद है और शायद आप नसीरुद्दीन हैं। ओहो छोटे मालिक, आप? नसीरुद्दीन मुझे देखकर जैसे नर्वस हो गया। फिर उसने मेरे हाथ से सूटकेस लिया। आप इस तरह अचानक चले आए मालिक? खबर ही कर दिए होते। ये गांव बहुत छोटा है और मेरा ये घर और भी छोटा है। कोई बात नहीं, तुम इसकी परवाह मत करो। मैं तो अपनी हवेली में रहने के लिए आया हूँ। तुम मुझे हवेली ले चलो। हवेली में? नसीरुद्दीन का चेहरा उतर गया। छोटे सरकार, आपको शायद दीवान साहब ने इस हवेली के बारे में कुछ नहीं बताया। उसकी बौखलाहट और परेशानी मुझे कुछ अजीब सी लगी। फिर उसने मुझे इस हवेली के बारे में याद दिलाने की कोशिश की। तो क्या हुआ नसीरुद्दीन? दीवान साहब ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता। आप अंदर तो आए सरकार, थके हुए आ रहे हैं। चाय पी लें, कुछ आराम फरमा लें। उसके बाद उसने आखिर में अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। खुदा जाने वो क्या कहना चाहता था। बहरहाल मैं उसके साथ उसके घर में आ गया। वो जिस कमरे में मुझे लाया था उसमें शायद कोई और भी था, उसकी बीवी या बेटी। बहरहाल वो कोई औरत थी जो हमारे आते ही फौरन कमरे से इस तरह निकल गई कि मैं उसकी झलक भी न देख सका। लेकिन वहां किसी औरत की मौजूदगी का एहसास जरूर हो गया था। नसीरुद्दीन मुझे उस कमरे में बिठाकर चाय लेने चला गया। इस दौरान मैं कमरे का जायजा लेता रहा। इस कमरे में बहुत मामूली सा साजो सामान था, जैसा कि गांव के किसी गरीब घर में हो सकता है। एक तरफ एक पुरानी अलमारी जिसके ऊपर लगा हुआ शीशा टूट चुका था। कमरे में कुर्सी या सोफे की बजाय 2 अदद चारपाइयां बिछी हुई थी। नसीरुद्दीन कुछ देर के बाद एक ट्रे में चाय और खाने पीने का सामान ले आया। ट्रे मेरे सामने रखते हुए उसने बड़ी शर्मिंदगी से कहा, माफ कीजिएगा सरकार, आपके लायक इस घर में कुछ भी नहीं। अरे नहीं, ऐसा नहीं कहते। मेरी नजर में ऐसी बातों की कोई अहमियत नहीं है। बस आराम से मेरे सामने बैठ जाओ और इस हवेली के बारे में बताओ। फिर वो मुझे बताने लगा। उसने जो कुछ मुझे बताया उसका लबे लबाब ये था कि वो एक कदीम हवेली थी, लेकिन तर्जे तामीर का नमूना। इसमें कदीम जमाने का कीमती फर्नीचर था। वो हवेली बहुत दिनों तक वीरान रही थी। फिर मेरे वालिद साहब ने उसके मालिक से ये हवेली खरीद ली। मालिक का कयाम शहर में था। फिर नसीरुद्दीन अपने खानदान के साथ कहीं से इस तरफ आ निकला और जब मेरे वालिद से उसकी मुलाकात हुई तो मेरे वालिद ने उसे इस हवेली का निगरान मुकर्रर कर दिया। नसीर को हर महीने मुकर्ररा वक्त पर तनख्वाह मिल जाया करती थी। और वो भूतों और रूहों की क्या कहानी है, आप तो जानते हैं सरकार। जब कोई मकान इस तरह खाली रहता है तो ऐसी चीजें वहां बसेरा कर लेती हैं ना। इस हवेली में भी है। इसीलिए मैं आपको मशवरा दे रहा हूं कि आप हवेली को आबाद करने का ख्याल छोड़ दें। नहीं नसीरुद्दीन, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं जब यहाँ आ ही चुका हूँ तो इस हवेली में ही रहूं। तुम ये बताओ कि वहाँ रोशनी का इंतजाम है या नहीं। नसीरुद्दीन के चेहरे के तासुरात ये बता रहे थे कि उसे मेरे इस फैसले से मायूसी हुई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये क्यों नहीं चाहता कि मैं उस हवेली की तरफ जाऊं। यकीनन उसमें कोई ना कोई भेद था। और जहां तक भूतों और रूहों वगैरह का ताल्लुक था तो मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं था। मैं अपनी जिंदगी में बेशुमार कहानियां सुन चुका था और 99% ये इंसानी जहन की कारिस्तानियां हुआ करती हैं। उस हवेली का मामला भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा था। कम से कम नसीरुद्दीन की झिझक तो यही जाहिर कर रही थी। बस अब चलते हैं। मैं चाय की प्याली वापस रखकर खड़ा हो गया। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा, फिर गहरी सांस ली। ठीक है, चलते हैं साहब। हम हवेली के लिए पैदल ही चले थे। मेरा सूटकेस नसीरुद्दीन ने उठा रखा था। गांव की हद बहुत जल्द खत्म हो गई और हम खुले मैदान में आ गए।
शाम होने वाली थी, सूरज की किरणों में सुनहरापन आ गया था और जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा था वो बेहद फरहत बख्श था। इस हवेली को देखकर दिल खुश हो गया। दीवान साहब ने ठीक ही कहा था। वो हवेली क्या थी, एक बहुत बड़ा महल था, कदीम तर्ज का एक शानदार नमूना जो इस वक्त नया नया महसूस हो रहा था। हवेली का गेट लोहे का था जिसको बंद करने की जहमत महसूस नहीं की गई थी। इसकी वजह यह हो सकती थी कि इस तरफ किसी का आना जाना नहीं होता था। नसीरुद्दीन अपने साथ ही बहुत सी चाबियां ले आया था। हवेली के दरवाजे इन्हीं चाबियों से खुलते थे। अंदर पहुंचकर एक फख्र का सा एहसास होने लगा कि जो कुछ देख रहा हूं वो मेरी अपनी मलकियत है। खूबसूरत पुरशिकवा हवेली, पुराने अंदाज के शानदार फर्नीचर, आतिशदान, कालीन, नवादरात और न जाने क्या क्या। इस दौरान मुझे एक गैर मामूली चीज लगी। मैंने इसके बारे में नसीरुद्दीन से दरियाफ्त कर ही लिया। क्या बात है नसीरुद्दीन साहब, इस हवेली के तमाम कमरे बहुत ही साफ सुथरे मालूम हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी की रिहाइश हो। अरे साहब, यहाँ भला किसकी रिहाइश होगी? अलबत्ता मेरी बेटी शगुफ्ता इस तरफ आती रहती है, वो भी पागल ही है। एक तो तन्हाई पसंद है साहब, दूसरे बेइंतहा सफाई पसंद है। आपने मेरा घर भी देखा है तो छोटा सा, लेकिन शगुफ्ता ने इसे चमका कर रखा है। ये बात तो है, मैंने उसकी तायद की। अच्छा एक बात तो बताओ नसीरुद्दीन, जब ये पूरी हवेली खाली पड़ी है, तुम्हारी बेटी इस तरफ आती रहती है, तो फिर तुम लोगों ने यही रिहाइश क्यों नहीं इख्तियार कर ली? वहां गांव में क्यों रहते हो? वो तो पागल है साहब। क्या जरूरी है कि हम भी पागल हो जाएं? उसको 10 दफा समझा चुके हैं कि इस तरफ मत आया कर, यहाँ की आबो हवा ठीक नहीं। गांव वाले यूं ही तो खौफजदा नहीं रहते ना, लेकिन वो मानती ही नहीं। ओह, फिर वही जिनों भूतों की दास्तान नसीरुद्दीन। नहीं नहीं साहब, ये मामला जिनों और भूतों का नहीं है, बल्कि नसीरुद्दीन कहते कहते रुक गया। हाँ बताओ क्या बात है? ये मामला जिनसान का है साहब। जिनसान? ये जिनसान क्या चीज होती है? ये इंसानों और जिनों के दरमियान की मखलूक है साहब। इसमें आधी खसूसियात इंसानों और आधी खसूसियात जिनों की होती हैं। मुझे नसीरुद्दीन की इस मासूमियत पर हंसी आ गई। न जाने इस बेचारे ने ये लफ्ज कहाँ से सुन लिया था। जिनसान, मेरे लिए तो ये एक नया लफ्ज था। मेरे हंसने का शायद नसीरुद्दीन ने बुरा माना, इसलिए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। देखो नसीरुद्दीन, मैं नहीं जानता कि ये जिनसान क्या चीज होती है, लेकिन जो भी हो, इंसानों से ज्यादा खतरनाक मखलूक और कोई नहीं होती। बहरहाल मैं तो अब इसी हवेली में कयाम करूंगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ बाकायदा बिजली भी मौजूद है। अलबत्ता तुम्हें ये जहमत करनी होगी कि मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना होगा। ये कोई कहने वाली बात है साहब, लेकिन मैं आपको फिर मशवरा दूंगा कि आप यहाँ ना रहें। नसीरुद्दीन ने ये बात शायद तीसरी या चौथी बार की थी। इसकी ये बात मुझे शक में मुब्तला कर रही थी। जिनसान वगैरह का तो खैर बहाना था, मामला कुछ और मालूम होता था। हो सकता था कि इस हवेली में ऐसी कोई चीज हो जिसके बारे में नसीरुद्दीन मोहतात हो रहा था। वो नहीं चाहता था कि मैं इस भेद तक रसाई हासिल कर सकूं। ये भी मुमकिन था कि इस हवेली की वीरानी से फायदा उठाकर यहाँ कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो। नसीरुद्दीन बज़ाहिर ऐसा आदमी तो नहीं मालूम हो रहा था, लेकिन इंसान का भी तो कोई भरोसा नहीं ना, वो अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। नसीरुद्दीन, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं इस मामले में बहुत ढीठ वाक़या हुआ हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। इसके बाद नसीरुद्दीन कुछ नहीं बोला। मैं उसके साथ हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना करने लगा। वालिद साहब ने यह हवेली महज साजो सामान की खरीद ली थी। उसका पुराना मालिक बहुत बाज़ोक आदमी मालूम होता था। पूरी हवेली बहुत खूबसूरती से सजाई गई थी। फिर कमरों में ऐसा फर्नीचर था जो नुमाइश के लिए रखा जाता तो लोग दूर दूर से देखने के लिए आया करते। हम हवेली के कुछ ही हिस्सों का मुआयना कर सके थे। फिर वसी और अरीज ड्राइंग रूम में आ गए। ठीक है साहब, आप यहाँ रहें, मैं आपके लिए खाने और चाय वगैरह का बंदोबस्त करने जा रहा हूँ। फिर नसीरुद्दीन ड्राइंग रूम से निकल गया। नसीरुद्दीन के जाने के बाद मैंने गुसल खाने की राह ली। बाथरूम भी बहुत शानदार और खूबसूरत था। बहुत ही शफाफ ठंडा पानी। नहा धोकर मैंने लिबास चेंज किया।
मैं अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस कर रहा था। ताहम टहलने की गर्ज से एक बार फिर मैं हवेली का जायजा लेने लगा। एक अजीब सी बात थी कि मैं जैसे जैसे इस हवेली को देख रहा था वैसे वैसे मुझे इस हवेली से उनसियत पैदा होती जा रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये हवेली मेरी वजूद और मेरी शख्सियत का ही एक हिस्सा हो। इस हवेली में एक लाइब्रेरी भी थी, दीवारों के साथ लकड़ियों की कदीम तर्ज की अलमारियां जिनमें किताबें भरी पड़ी थीं। वो किताबें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर थीं। साइंस, फलसफे, तारीख, रूहानी और अदब वगैरह का खासा ज़ख़ीरा था। मुझे अफसोस होने लगा कि अब से पहले मैं इस हवेली के वजूद से बेखबर क्यों रहा। न जाने इस हवेली के मालिक पर ऐसी क्या आफताब नासिल हुई कि वो अपनी हर चीज फरोख्त कर गया। उसने किताबें तक यही रहने दी। अलमारियों में किताबों की छानबीन के दौरान मुझे एक ऐसी चीज मिल गई जिसने हवेली के पुराने मालिक के इस राज से पर्दा उठा दिया था। ये एक सब्ज रंग की डायरी थी, चुरमई जिल्द की एक मोटी सी डायरी, जिसके पहले सफ़े पर इस हवेली के पुराने मालिक का नाम लिखा हुआ था, नूरुद्दीन फतेह। बाद के कुछ सफ़ात भरे हुए थे, कुछ खाली भी थे। हालांकि ये एक गैर इखलाकी हरकत थी, किसी की डायरी को इस तरह नहीं पढ़ा जाता, लेकिन इस हवेली के पसे मंजर में मुझे ये एहसास हो रहा था कि इस डायरी से मुझे बहुत कुछ मालूम हो सकता है। कम से कम इतना तो मालूम हो ही जाएगा कि नूरुद्दीन फतेह ने इस हवेली को इतनी अफरा तफरी के आलम में क्यों छोड़ दिया था। मैं इस डायरी को लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। यहाँ नसीरुद्दीन पहले से मौजूद था। वो मेरे लिए खाना और चाय ले आया था। मेरे हाथ में डायरी देखकर वो चौंक उठा। ये आपको कहाँ से मिल गई साहब? लाइब्रेरी से? क्या तुम इस डायरी के बारे में जानते हो? जी हाँ, ये डायरी एक बार आपके वालिद साहब को भी मिली थी। मैंने उनके हाथों में देखी थी। उन्होंने बताया था कि ये डायरी हवेली के पुराने मालिक नूरुद्दीन फतेह की है। शायद वो भूल गए थे या उन्होंने जानबूझकर यहाँ पड़ी रहने दी। ताहम आपके वालिद साहब ने डायरी पढ़कर वापस रख दी थी। वो कह रहे थे कि इसमें फजूल बातें लिखी हुई हैं। आप भी अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं साहब। बस यूं ही वक्त गुजारने का कोई बहाना तो होना चाहिए ना। फिर मैंने अपनी जेब से चंद नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये रख लो, तुम्हारे लिए है। मैंने फिर चंद नोट और निकाले और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं न जाने कब तक यहाँ रहूंगा, ये मेरे अखराजात के लिए है, ये भी रख लो। उसने थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद पैसे पकड़ लिए। फिर मैं खाने की गर्ज से टेबल की तरफ बढ़ गया। नसीरुद्दीन अपने घर से जो खाना लाया था वो बहुत मजेदार था। खाने के बाद मैंने उसकी लाई हुई चाय पी। फिर कुछ देर बातें करने के बाद उसे रुखसत कर दिया। मैं इस डायरी को पढ़ने के लिए बेचैन हो रहा था। उसके जाने के बाद मैंने हवेली के सारे दरवाजे बंद किए। इतनी बड़ी हवेली में रहने का तजुर्बा भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, कुछ अनजान सा एहसास था। मैं उसे खौफ और डर तो नहीं कह सकता था, बहरहाल बेचैनी सी हो रही थी। इस हवेली में एक कमरा ऐसा था जो ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल होता होगा। उसे बेडरूम कहना कुछ गलत नहीं होगा। उसमें अभी तक मसहरी और आरामदेह बिस्तर मौजूद था। मैंने उसी ख्वाबगाह को अपने लिए पसंद किया। ख्वाबगाह का दरवाजा बंद करके मैं मसहरी पर नीम दराज होकर उस डायरी के मुताले में मसरूफ हो गया। मैं जैसे जैसे डायरी पढ़ता गया वैसे वैसे बहुत सी बातों के राज खुलते चले गए और मुझ पर आश्कार होते गए। नूरुद्दीन फतेह ने तारीख ब तारीख इस डायरी में अंदराज किया था। डायरी में जो कुछ लिखा था वो हर्फ बहर्फ ये था, 1 दिसंबर 1942। आज मैं इस हवेली का मालिक हो गया हूँ। ये ख्वाबों की तरह बेहद खूबसूरत और शानदार है। मैं अपने लिखने पढ़ने के काम यहाँ आराम और सुकून से कर सकता हूँ। इसलिए मैंने अपनी सारी किताबें यहाँ एक कमरे में लाकर रख दी हैं। इस कमरे को मैं अपनी लाइब्रेरी के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। 2 दिसंबर 1942। रात कुछ बेचैनी सी रही। बहुत देर के बाद नींद आई। हालांकि बज़ाहिर इसका कोई सबब भी नहीं था, लेकिन मैं जानता हूं कि नई जगह आमतौर पर इस अंदाज में परेशानी हुआ ही करती है। मानूस होते होते भी तो कुछ वक्त लग जाता है ना।
اس لیے میں بھی اس نئی حویلی سے مانوس ہونے کے لیے کوشش کرنے لگا۔ 3 اور 4 دسمبر کی تاریخوں میں کوئی خاص بات لکھی نظر نہیں آئی۔ میں نے سرسری طور پر نظر مارتے ہوئے صفحے الٹ دیے۔ 5 کی تاریخ میں کچھ خاص بات مجھے لگی۔ میں یہ صفحہ پڑھنے لگا۔ 5 دسمبر 1942۔ آج میری ملاقات ایک بوڑھے سے ہوئی۔ یہ بوڑھا حویلی کے باغ میں تھا۔ کچھ عجیب سا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی باتیں بے حد پراسرار تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس نے مجھے مروب تو کیا ہی تھا، مگر میں دہشت زدہ اور بے اختیار گمسم ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا میں نہیں جانتا۔ میں اس بوڑھے سے یہ بھی نہیں معلوم کر سکا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ 6 دسمبر 1942۔ اس بوڑھے سے آج پھر ملاقات ہوئی اور ایک حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ اس بوڑھے کے بازوؤں میں 10 جوانوں جیسی طاقت موجود ہے۔ باغ میں نارنگی کے درخت کے پاس ایک بڑا سا پتھر رکھا تھا۔ میں نے یوں ہی سرسری طور پر اس بوڑھے سے کہا کہ درخت کے پاس پڑا ہوا ہے یہ پتھر اس درخت کی دلکشی کو خراب کر رہا ہے۔ اتنا سنتے ہی اس بوڑھے نے دونوں ہاتھوں سے وہ پتھر اٹھا کر 4 دیواری کے باہر پھینک دیا۔ میں اس کی طاقت کے مظاہرے پر حیران بھی ہوا اور خوفزدہ بھی۔ پھر اس بوڑھے کی وہ پراسرار مسکراہٹ میں اسے کبھی بھول نہیں سکتا۔ اس پراسرار مسکراہٹ نے مجھے اور بھی زیادہ دہشت زدہ کر دیا۔ میں وہاں سے فوراً بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ 7 دسمبر 1942۔ میں نے آج یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ میں اس پراسرار بوڑھے سے کبھی ملاقات نہیں کروں گا، باغ کی طرف بھی نہیں جاؤں گا۔ نہ جانے وہ پراسرار بوڑھا کون ہے اور اچانک کہاں سے آن ٹپکا ہے۔ 8 دسمبر 1942۔ آج میں حویلی سے باہر نہیں نکلا۔ نہ جانے وہ بوڑھا آج آیا ہوگا یا 9 دسمبر 1942۔ خدا کا شکر ہے آج بھی اس بوڑھے سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ 10 اور 11 تاریخوں میں کوئی اندراج نہیں تھا، کچھ نہیں لکھا تھا۔ 12 تاریخ کے صفحے پر کچھ لکھنے کی کوشش کی گئی تھی مگر پھر وہ تحریر کاٹ دی گئی۔ تاہم 13 تاریخ میں بہت کچھ لکھا ہوا تھا۔ 13 دسمبر 1942۔ میں نہ جانے کیوں خوفزدہ ہو کر شہر چلا گیا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس بوڑھے سے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں جس بے چینی کا پہلے اظہار کر چکا ہوں وہ بے چینی میرے ساتھ بدستور تھی، زبردست الجھن سی تھی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں 2-4 ہفتوں کے بعد واپس آؤں گا یا پھر کچھ اور سوچوں گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ کوئی طاقت مجھے حویلی کی طرف کھینچ رہی ہے۔ شاید اس حویلی کی اپنی کشش ہے۔ حویلی مجھے یاد آتی ہے، اس لیے میں حویلی کی طرف لوٹ آیا ہوں۔ مجھے اپنی بزدلی پر ہنسی بھی آ رہی ہے۔ ایک بوڑھے شخص سے کیا خوفزدہ ہونا، بھلا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اس بیچارے نے صرف اتنا ہی کیا تھا کہ ایک بھاری پتھر کو اٹھا کر دور پھینک دیا، تو اس میں اتنی خوفزدہ کرنے والی کون سی بات ہو گئی؟ وہ بوڑھا آدمی ہم جوانوں سے بہتر ہی ہے نا۔ اس کی صحت قابل رشک ہے، اس نے خالص غذائیں استعمال کی ہیں، ورزش کرتا رہا ہے۔ یہ تو ہم آج کے لوگ ہیں جس نے اپنی جسمانی صلاحیتوں کو ناکارہ بنا رکھا ہے۔ 14 اور 15 دسمبر کی تاریخیں خالی تو نہیں تھی لیکن ان میں کوئی خاص بات بھی نہیں تھی، لیکن 16 تاریخ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا تھا۔ 16 دسمبر 1942۔ میں اس بوڑھے سے جب بھی ملا ہوں وہ مجھے نارنگی کے درخت کے پاس ہی دکھائی دیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو مجھے اس سے خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے اور دوسری طرف اس سے ملنے کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ بہرحال اس دن میں نے اسے دریافت کر ہی لیا۔ محترم، یہ تو بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سہیل اختر ہے۔ وہ میرا نام بھی جانتا تھا۔ ویسے آپ رہتے کہاں ہیں؟ کیا آپ کا گھر کہیں قریب ہی ہے؟ ہاں، اس درخت پر۔ میں اس درخت پر رہتا ہوں۔ کیا؟ درخت پر؟ میں کچھ سمجھا نہیں محترم، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب سے نارنگی کا یہ درخت یہاں موجود ہے ہم نے یہاں اسی پر بسیرا کر رکھا ہے۔ گھبراؤ نہیں، تم سے اب اتنی دوستی ہو چکی ہے کہ میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا سکتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انسانوں کے دوست ہیں اور ہم مکمل انسان نہیں ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ انسان نہیں ہیں؟ نہیں، ہم جنسان ہیں۔
ये सुनकर मैं तो खौफजदा हो गया और डर सा गया, लेकिन उस बूढ़े ने मुझे तसल्ली दी, यकीन दिलाया कि वो मेरे लिए नुकसानदेह नहीं होगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मेरी जात से तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जिनसान इंसानों के दोस्त होते हैं, इंसानों के दरमियान रहते हैं, उनके सारे काम करते हैं। मेरा मतलब था उनकी तरह तमाम काम काज करते हैं। जो इंसान करते हैं वही वो भी करते हैं। हम जिनसान के यहाँ खानदानों की तरह सिस्टम होता है, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जिनसानों और इंसानों के दरमियान शादियां भी हो सकती हैं। ये सब मेरे लिए हैरत अंगेज था। वो एक लम्हे के ताकुफ के बाद फिर बोला, मेरे 3 बच्चे हैं जो कि जवान हो चुके हैं। एक बेटी की शादी भी हो गई है, 2 नवासे हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं।